जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अभी क्या पढ़े, तो हम लोग क्या है कि क्लास 10th का जो आप लोग का चैप्टर नंबर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके लास्ट वीडियो में क्या है कि जो आप लोग का एक्सरसाइज 3.4 है, जिसमें क्या है कि विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को सॉल्व करना होता है, तो उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप सभी को एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज हम लोग को क्या है कि जो आप लोग का एक्सरसाइज 3.5 है, तो 3.5 को पढ़ना है। ठीक है, तो 3.5 में जो हम लोग को मेनली पढ़ना है ना, वह क्या पढ़ना है कि ब्रज गुणन विधि से। ठीक है, यहाँ पर ब्रज गुणन, जैसे कि 3.3 में हम लोगों ने क्या है कि प्रतिस्थापन विधि से, उसमें अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हैं कि 3.3 में क्या है कि प्रतिस्थापन विधि से जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसको सॉल्व करना सीखा है। उसके बाद 3.3 हो गया, और 3.4 में जो पिछला वीडियो था उसमें क्या है कि विलोपन विधि, जो विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड होता है, तो इसके द्वारा हम लोगों ने रैखिक समीकरण के युग्म को सॉल्व करना सीखा है। तो 3.5 में हम लोग अब सीखने वाले कि ब्रज गुणन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो जैसे ये दोनों विधि हम लोगों ने आसानी तरीके से सीख चुके हैं ना, उसी प्रकार इसको भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो समझते हैं कि ब्रज गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग नाम से यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और क्रॉस मतलब क्या आता है कि इस प्रकार से क्रॉस होता है, यही तो क्रॉस होता है। तो सबसे पहले इसको तो ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि रैखिक समीकरण युग्म होना चाहिए। तो रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, तो सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे तो पहला क्या होगा कि a1x प्लस दूसरा हो जाएगा b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 हम लोगों को मिल गया। और अब इससे हमको क्या करना है कि ब्रज गुणन विधि से हमको पता करना है कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण में हम लोग करते क्या है कि जो हम लोग को x और y का वैल्यू होता है, तो x और y को निकालना हम लोग सीखते हैं कि कैसे x और y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए समीकरण नंबर जो यहाँ पर एक है, समीकरण 1 और 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आता है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें समझने वाले। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे सबसे, और फिर y का। तो x के वैल्यू के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो x वाला टर्म है ना, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो a1x और a2x है, तो पहले a1x और a2x इन दोनों को पहले ऐसे झाप लेते। ठीक है, इसको झाप ली और झाप ली, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या आता है कि इस प्रकार से एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो y का गुणांक में है और जो c का गुणांक में होगा उसी को हम लोग करते हैं। तो y के गुणांक में कितना है b1 और यहाँ पर है c2, तो गुणा करवाइएगा तो ये क्या हो जाएगा b1 c2, और बीच में याद रखिए हमेशा क्या लगता है माइनस, इसको झापे हुए और फिर क्या करते हैं कि इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या है b2 और c1, तो यहाँ पर हो जाएगा b2 c1, इक्वल का चिन्ह देते हैं। फिर उसके बाद y, और y के बटा में क्या होगा, तो y क्या निकालना है, तो y को हम लोग इस प्रकार से झाप देंगे। तो y को झापिएगा तो अब की बार क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे और फिर ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या है c1 और यहाँ पर है a2, यानी कि यह हो जाएगा a2 c1, और बीच में क्या लगता है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर फिर झापेंगे और यहाँ पर क्या है c2 और यहाँ पर है a1, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 c2 इक्वल टू हो जाएगा। और तीसरे वाले में सिर्फ एक के नीचे कर देते हैं। ठीक है, और एक के नीचे, क्योंकि सी वाला तो जो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो सी को झाप देंगे। तो सी को ऐसे झापिएगा तो ये क्या है a1 b2, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 b2 माइनस और b1 a2 b1, तो यहाँ से हो जाएगा a2 b1। तो बस यही जो फॉर्मूला है ना, इसी को आप लोगों को क्या है कि दिमाग में रखना है, और इसी से हम लोग क्या करेंगे कि जो ब्रज गुणन विधि है ना, तो इसी से भी कोई भी अगर हम लोग को रैखिक समीकरण युग्म में मिलता है तो उससे हम लोग x और y का वैल्यू हम लोग इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसे ही आप लोग को दिमाग में रखना है। और अगर आप लोग को ध्यान हो तो 3.2 में मैंने आप लोग को क्या बताया था कि वहां पर बताया था कि अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल बताया था,
वहां पर बताया था अनंत हल, अनंत हल या अपरिमेय रूप से क्या होता है कि अनेक हल। और तीसरा जो बताया था वह कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। संगत और असंगत वाले उसमें बताया था आप लोगों को किसका कंडीशन क्या होता है। तो यह जो कंडीशन होता है तो इसमें अद्वितीय हल के लिए कंडीशन आप लोगों को अगर याद हो तो वहां पर क्या बताया था कि a1/a2 क्या है कि अगर नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 होता है, ठीक है, जो ये a1 है और a2 है और b1/b2 अगर नॉट इक्वल टू होता है तो ये क्या होता है, यह अद्वितीय हल का होता है, ठीक है। और अनंत या कह सकते हैं कि अनेक हल, ठीक है, अनेक हल। तो अनेक हल के लिए कंडीशन वहां पर क्या बताया था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन रहता है तो अभी क्या होता है कि अनेक हल होता है। और उसके बाद कोई हल के लिए कंडीशन क्या बताया था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू अगर c1/c2 होता है तो अभी क्या होता है कि कोई हल का कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। तो बस आप लोग बड़ा जुड़न के इस फॉर्मूले को और इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो 3.5 है ना, तो इसके सभी क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 3.5 के पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और उसका जो पहला क्वेश्चन है ना वो आप लोग के अब स्क्रीन पर भी है, ठीक है। तो 3.5, ठीक है। तो 3.5 के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं भी पढ़ता हूँ और आप भी पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। क्या कर रहा है कि जो हम लोगों को रैखिक समीकरण युग्म जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 4 क्वेश्चन में, उसका कह रहा है कि एक अद्वितीय हल जिसका कोई हल नहीं है या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो अद्वितीय हल की स्थिति में उसे व्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे पहले तो हमको निकालना है क्या कि वह अद्वितीय हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है, ये तीनों में से हमको पता कर लेना है। और उसके बाद अगर वह अद्वितीय हल होगा ना तो अद्वितीय हल का हम लोग को क्या है कि व्रज गुणन विधि से हल करना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि x - 3y - 3 इक्वल टू 0। इसे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, माना। इसे समीकरण नंबर हम लोग क्या मान लेंगे तो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और दूसरा जो दिया हुआ है समीकरण वो क्या है कि 3x - 9y - 2 इक्वल टू 0। और ये से हम लोग समीकरण नंबर क्या मान लेंगे तो इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब सिंपल है, सबसे पहले हमको क्या पता करना है अद्वितीय हल, अनेक हल और क्या है कि कोई हल नहीं के लिए पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोफिशिएंट को चेक करेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट यहाँ देखिए a1 का कोफिशिएंट कितना है तो 1 है, b1 का कोफिशिएंट देखिएगा तो कितना है तो -3 है, c1 का देखिएगा तो कितना है ये है -3। a2 का निकाले तो a2 का क्या है x के गुणांक में 3 है तो ये 3 हो जाएगा। b2 का देखिए तो b2 y के गुणांक में कितना है -9 तो ये -9 हो जाएगा। और c2 के गुणांक है तो c2 कितना है तो ये है -2। तो ये हो गया। तो अब हम लोग को क्या है कि कंडीशन देखना होता है। तो पहले पुट करिएगा तो ये होता है क्या होता है कंडीशन कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसी में रख वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो a1 का मान कितना है तो 1, a2 का मान कितना है तो 3 हो जाएगा इक्वल टू b1 का मान कितना है तो यह -3 और b2 का मान कितना है तो ये -9 इक्वल टू c1 का मान कितना है तो ये -3 और c2 का मान कितना है तो ये -2। तो यहाँ पर देखिए 1/3 है तो ये हो जाएगा 1/3 का 1/3 इक्वल टू देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से 9 कितने मरतबे कटेगा तो 3 मरतबे। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 इक्वल टू यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है तो ये हो गया 3/2। और आप लोग ध्यान से देखिए तो a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, लेकिन ये किसके इक्वल टू नहीं है तो c1/c2 के। और कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो ये कौन सा हल होता है तो यह हल होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का ये क्या होता है कि एक कंडीशन होता है। और क्वेश्चन में क्या कहा था हम लोगों को कि अद्वितीय हल होने पर ही हमको क्या करना है कि ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना है और नहीं तो नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है कोई हल नहीं है तो इसको हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। तो इसका पहले क्वेश्चन का जो पहला नंबर था ना वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है तो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों के अब स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, दूसरा में भी वही निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू में दिया हुआ है 5। तो हमको इस तरफ लाना है क्योंकि उस प्रकार का फॉर्म बनाना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0, और ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा जो दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू में 8 है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग को क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। तो हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं के लिए सबसे पहले इसको चेक करना है। तो यहाँ से a1 का कोफिशिएंट देखिएगा तो a1 कितना है, 2 है। b1 देखिएगा तो कितना है, 1 है। c1 देखिएगा तो कितना है, तो c1 ये यहाँ पर है -5। इस कंडीशन से आप लोग देखिएगा, ठीक है। a2 के देखिए तो a2 के है x के गुणांक में कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। b2 को देखिए तो b2 के y के गुणांक में कितना है, 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और c2 देखिए तो c2 कितना है, यह -8, तो -8 हो जाएगा। अब इसी को कर लेना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे। तो यह होता है क्या कंडीशन कि a1/8 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो पुट करें तो a1 का मान कितना है, 2, a2 का मान कितना है, 3, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू b1 का मान कितना है, 1, और b2 का मान कितना है, 2। तो आगे लिखने से पहले आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है कि 2/3 इक्वल टू 1/2। तो क्या है 2/3 1/2 के बराबर होता है, नहीं बराबर होता है। और हम लोग कंडीशन जानते हैं कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो ये कौन सा हल होता है, तो हम लोग जानते हैं कि यह अद्वितीय हल होता है। क्या होता है कि यह अद्वितीय हल होता है। और क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या क्या है कि अगर अद्वितीय हल होगा तो उसको क्या करना है कि ब्रज गुणन विधि से हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये तो अद्वितीय हल है, यानी कि हमको x और y के मान के लिए क्या करना है कि ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला नंबर जो समीकरण है वह है 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा जो दिया हुआ है वह है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू है 0। और फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। वह होता है b1x2 माइनस b2c1, और y के बटा में क्या होता है कि यह होता है a2c1 माइनस a1c1 इक्वल टू होता है 1 में इसका क्या होता है कि a1b2 माइनस a2b1। ये फॉर्मूला होता है। आप लोगों को बताया कि x को झाप कर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y को झाप कर इसको करते हो तो इसी प्रकार यहाँ से देखिए तो x बटा में जाएगा b1 का मान। तो यहाँ b1 का मान कितना देखिए कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा गुणे c2। तो c2 का मान कितना है, तो -8, तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। बीच में क्या होता है माइनस, तो माइनस लिख दे। b2 का मान, तो b2 का मान कितना है, 2, तो 2 हो जाएगा गुणे c1 का मान। तो c1 का मान कितना है, तो -5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 हो जाएगा इक्वल टू y के बटा में। तो y के बटा में देखिए पहले क्या है a2, तो a2 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे c1। तो c1 का मान कितना है, तो -5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5। बीच में माइनस है तो बीच में माइनस का माइनस। फिर क्या है a1, तो a1 का मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। और c1, तो c1 का मान कितना है, तो -5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 इक्वल टू 1 में a1 का मान कितना है, तो a1 का मान देखिए यहाँ पर है 2, तो 2 हो जाएगा। और b2 का मान, तो b2 का मान कितना है, तो यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस a2 का मान, तो a2 का मान देखिए यहाँ पर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणे और b1, तो b1 का मान कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। तो जो भी कोफिशिएंट दिया था उसी को बस हमने क्या किया कि जो फॉर्मूला होता है उसी पर पुट करती है। तो अब इसको सॉल्व करिए तो 1 घटा में 1 गुने -8 करिएगा तो -8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 पचे 10 और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +10 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 3 पचे -15 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 इक्वल टू 1 बटा में 2 दूना 4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। सॉल्व करिए तो x बटा में -8 प्लस 10 मिलके कितना होगा, तो 2 और y, और -15 प्लस 10 मिलके हो जाएगा -5 इक्वल टू, और 1 बटा में 4 में से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और हम लोग को जानते हैं कि x बटा 2 जो है वह 1 बटा 1 के बराबर है, और y बटा में -5 जो है यह भी किसके बराबर है, तो 1 बटा 1, यानी कि x बटा 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा 1। तो x का वैल्यू निकालेगा तो यहाँ से 2 मिल जाएगा। और इसी प्रकार इसको सॉल्व करिएगा 1 बटा में 1, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो y का वैल्यू मिल जाएगा -5, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा
-5। तो जो ब्रज गुणन विधि से हम लोग को सॉल्व करने के लिए कहा गया था, तो उसको हम लोगों ने फॉर्मूले पर बैठा दिया और इजीली इसको सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार से पहले का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है ना, वह भी अब आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है। उससे पहले इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और आई होप कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर क्या है, पहला में है दिया हुआ कि 3x माइनस 5y इक्वल टू में है 20। तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में लाना है, तो 20 को इस तरफ लाइएगा। तो ये कितना आ जाएगा कि 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा 0। और ये समीकरण में कौन सा आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। दूसरे की ओर बढ़ते तो दूसरा क्या है कि 6x माइनस 10y इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, तो 40 दिया हुआ है। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो लाइएगा तो ये कितना आ जाएगा कि 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और जब समीकरण 1 और 2 मिल गया, तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, और द्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले कोफिशिएंट का निकालेंगे। तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b1 इक्वल टू -5, c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -20। a2 निकालिएगा तो 6 हो जाएगा, b2 निकालिएगा तो -10 हो जाएगा और c2 निकालिएगा तो -40 हो जाएगा। अब कंडीशन निकालना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसी को चेक करते हैं, तो चेक करिए। तो a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 6 इक्वल टू b1 का मान कितना है -5 और b2 का मान कितना है -10 इक्वल टू c1 का मान कितना है तो -20 और c2 का मान कितना है तो -40 हो जाएगा। हो गया इस प्रकार से। देखिए 3 के पारा में 6, 3 से 6 कट जाएगा 2 मरतबे, तो यहाँ से आ गया 1/2। फिर माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से भी 10 कितने मरतबे कट जाएगा 2 मरतबे, यानी कि ये भी आ जाएगा 1/2 इक्वल टू माइनस से माइनस ये भी कट जाएगा और 20 से 40 भी कितने मरतबे कट जाएगा 2 मरतबे, यानी कि 1/2। और हम लोग कंडीशन जाते हैं कि जब ये वाला कंडीशन हो कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये कौन सा हल होता है, तो यह होता है अनेक हल। तो इसका कौन सा हल हो जाएगा, ये हो जाएगा अनेक हल। और क्वेश्चन में क्या कहा है हम लोगों को कि अद्वितीय हल होने पर ही हमको क्या करना है कि ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना है, वरना नहीं सॉल्व करना है। तो इसका सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा कि इसके अनेक हल है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों को के अब स्क्रीन पर है, उससे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हो चुका है, तो चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं और मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सीधा हम लोग इक्वेशन ही मारते हैं। तो चौथा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है कि x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और दूसरा जो दिया हुआ है वह क्या है कि 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू में 0। उससे पहले देखिए ये इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और यहाँ पर ध्यान से समीकरण नंबर 2 को देखो, यहाँ पर क्या है कि 3 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 15 है। तो 3 भी 3 से करता है, 3 भी 3 से करता है और 15 भी 3 से करता है, यानी कि हम लोग अगर सभी में 3 से भाग कर देंगे, इस प्रकार से 3 से सभी में भाग कर देंगे तो सभी कट जाएगा। तो 3 से 3 कटेगा तो 1, यानी कि सीधा 1 से आ जाएगा। 3 से 3 कटेगा तो -y और 3 से 15 कटेगा -5 इक्वल टू 0। और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और हमको क्या चेक करना है कि सबसे पहले हल चेक करना है कि हल किस प्रकार का है। तो कोफिशिएंट लिखिए, तो a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, b1 इक्वल टू कितना आएगा तो -3 और c1 इक्वल टू कितना आएगा तो -7। a2 निकालेगा तो a2 का मान कितना है 1, b2 का मान, तो b2 का मान कितना है -1 और c2 का मान कितना है तो -5। इस वाले कंडीशन से आप लोग समझ रहे होंगे। इतना हो गया। तो अब हमको चेक करना है, तो क्या आता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो a1 का मान है 1 और a2 का भी मान है 1। b1 का मान देखिए कितना है -3 और b2 का मान है -1 इक्वल टू c1 का मान कितना है -7 और c2 का मान है -5। तो आप लोग खुद देख कर बताइए, क्या 1/1 इक्वल टू -3 माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या 3/1 के बराबर कभी होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो गया कि a1/a2 जो है यहाँ से a2 नॉट इक्वल टू क्या है b1/b2 के। और जब ये कंडीशन होता है तो कौन सा हल होता है, तो अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ से ये क्या सा हल हो जाएगा, तो यह अद्वितीय हल हो जाएगा, अद्वितीय
हल, और जब अद्वितीय हल है तो हमको क्या करना है कि ब्रज गुणन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। तो दोनों समीकरण क्या है कि x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है। और दूसरा जो है वह क्या है कि x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू में 0, ये समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। उसका जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया था उसी फॉर्मूले पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, फॉर्मूला आप लोग बनाने की कोशिश, एक्स को झापेंगे और गुना करेंगे। तो -5 गुने -3 करिएगा तो कितना आएगा 15। तो यहाँ पर लिख देंगे 15। इसको झापेंगे फिर -1 गुने -7 करिएगा तो कितना आएगा 7, और 15 - 7 हो जाएगा इक्वल टू वाई बटा में। तो अब वाई को झापेंगे तो वाई को इस प्रकार से अगर आप लोग झापिएगा तो कितना है -5 गुने 1, तो ये हो जाएगा, सॉरी इसमें क्या होता है कि पहले इस प्रकार होता है। तो 1 गुने -7 करिएगा तो -7 हो जाएगा, बीच में माइनस, फिर इसको करिए तो -5 गुने 1 करिएगा तो -5, और माइनस फिर हो जाएगा +5 इक्वल टू 1 बटा में। अब इसको झापिएगा तो तो -1 गुने 1 करिएगा तो -1, और फिर इसको -3 गुने 1 करिएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा x बटा में। 15 में से 7 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 8 इक्वल टू y का y हो जाएगा -7 + 5 मिल के कितना होगा तो -2 इक्वल टू 1 का 1, और -1 + 3 मिल के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब हमको x का वैल्यू निकालना, तो ये क्या हो जाएगा कि x बटा में 8 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा में 2, तो यहाँ से हो जाएगा y बटा में -2 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा में 2। तो 2 से 8 कितने मतलब चला जाएगा 4, और 4 से उसको गुना करेगा तो ये x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4, और 2 से 2 कट जाएगा -1 मतलब, -1 से उस तरफ गुना करिएगा तो y के मान मिल जाएगा -1, यानी कि x का वैल्यू जो हमको मिला वो 4 मिल गया, और y का जो वैल्यू मिल गया वो हम लोग को कितना मिल गया -1। तो ब्रज गुणन विधि से जो आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन था ना, जिसमें 4 क्वेश्चन हम लोग को दिए हुए थे, तो उससे हम लोगों ने इजिली कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग बढ़ते, उससे पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का डन हो चुका है। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाए, सॉरी दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरे के पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा का यहाँ पर हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन भी अब आप लोग के स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़िए। क्वेश्चन क्या करा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जो हम लोगों के यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है ना, तो इसमें पूछ रहा है क्या कि अनेक हल होने के लिए a और b के करा है कि कौन सा मान होगा। तो a और b का मान हम लोग को बेसिकली यहाँ पर क्या है निकालना है। उससे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। तो समीकरण क्या है कि 2x + 3y इक्वल टू में है 7। तो इस तरफ लाइएगा तो यह क्या आ जाएगा कि 2x + 3y - 7 इक्वल टू हो जाएगा 0, और इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। और दूसरे के बढ़ते तो दूसरा में क्या दिया हुआ है कि a - b इंटू में है x प्लस, उसके बाद क्या है कि a + b इंटू में y इक्वल टू में क्या दिया हुआ है कि 3a + b - 2 हो जाएगा। तो ये जो प्लस में तो इस तरफ लाइएगा तो सब माइनस में चला जाएगा, तो ये इस तरफ लाइए तो ये सेम का सेम ये उतर जाएगा। तो a + b इंटू में y, और इस तरफ लाइएगा तो ये हो जाएगा -3 - b और +2 इक्वल टू हो जाएगा 0, और ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग को मिल गया। तो क्या करा है क्वेश्चन में कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही तो अनेक हल के लिए कंडीशन होता है। तो हम लोग जानते हैं। तो a1 का मान देखिए, तो a1 का मान यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। a2 का मान कितना है तो यह a - b, तो a - b हो जाएगा इक्वल टू b1 का मान कितना है तो यह 3, तो 3 हो जाएगा। और b2 का मान कितना है तो a + b, तो a + b हो जाएगा। c1 का मान देखिए, तो c1 का मान है -7, और c2 का मान देखिए तो ये पूरा है -3a - b + 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग को मिल गया। तो अब हम लोग को क्या करना है कि a और b का मान निकालना है, जिसके लिए क्या हो कि इसका हल जो हो वह अनेक हल हो। तो सबसे पहले इसको इसके बराबर है तो इसको बराबर करिए, तो ये हो जाएगा a - b इक्वल टू हो जाएगा -7 बटा में
-3a माइनस बी प्लस 2 हो जाएगा। तो क्रॉस गुना करवाएगा तो ये क्या हो जाएगा -6a माइनस 2b और प्लस 4 हो जाएगा। और इस तरफ करवाएगा तो -7a और प्लस हो जाएगा 7b हो जाएगा। और आप लोग इसी को इधर उधर कर दीजिए तो इसको अगर इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि -6 से प्लस 7a हो जाएगा, ये हो जाएगा -2b। इस तरफ लाइएगा तो ये हो जाएगा -7b और प्लस में 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो -6 से प्लस 7 होकर हो जाएगा a माइनस हो जाएगा 9b प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार अगर y वाले टर्म को हम लोग बराबर करेंगे तो ये क्या है कि 3 बटा में a प्लस बी इक्वल टू में हो जाएगा -7 बटा में हो जाएगा -3a माइनस बी प्लस 2। अब क्रॉस गुना करवाइएगा तो ये कितना आ जाएगा कि -9a माइनस 3b प्लस 6 इक्वल टू, इसको करवाइएगा तो -7a और -7b हो जाएगा। अब इसको भी इस तरफ लाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2a, इस तरफ लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी कि +4b और ये +6 इक्वल टू हो जाएगा 0। माइनस से सभी में मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये हो जाएगा, या फिर 2 से -2 से करवा दीजिए। -2 से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों सभी में -2 से हम लोग भाग कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि सभी में -2 से भाग कर दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कटेगा तो यानी आ जाएगा a। 2 से 4 2 मरतेगा -2 यानी कि -2b और 2 से 3 कटेगा -3 इक्वल टू 0 और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गया तो हमको x और जो ब्रज गुणन विधि से हम लोग क्या करेंगे कि x और y का वैल्यू a और b का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो a बटा में यहाँ से हो जाएगा तो a का गुना यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं। तो समीकरण 2 है ये वाला और समीकरण 1 क्या है कि a माइनस 9b, ठीक है, a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी को फिर से नीचे उतार लेते हैं तो 2b माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो a बटा में इसको हम लोग झापेंगे तो इसको झापेगा तो 3 3 29 27 हो जाएगा तो 27 और इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा तो 4 दूना 7 प्लस हो जाएगा 8 है, हो जाएगा b बटा में। और b को झापेगा तो ये जाएगा -3 और 4 सॉरी इसको जब कराइएगा तो ये जाएगा 4 और -3 और प्लस हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 1 बटा में। इसको झापिएगा तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ से हो जाएगा +9। अब हमको निकालना तो 27 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा इक्वल टू b और 4 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा तो 7, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू और 1 और -2 में 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा 7, तो 7 हो गया। अब हमको बराबर कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा कि 1 बटा में 35 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा में 7 और 7 से 35 कितने होता है 5, तो a का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 5। तो a का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया 5 और b को भी बराबर कर लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 बटा में 7, तो 7 से 7 कट जाएगा तो b इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1, यानी कि a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू अगर 1 रहेगा ना तो b क्या होगा कि जो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है या क्या होगा कि इसके अनेक रूप से जो मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इस प्रकार से दूसरा का जो पहला क्वेश्चन था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया और आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 निकालिए। उसके लिए अब जो अपरिमित रूप से कंडीशन होता है तो कंडीशन ये तो आप लोग जानते ही है। अब इसी कंडीशन में पुट कर दिए और पुट कर दिए तो क्या है कि हमको 2 इक्वेशन चाहिए a और b का मान निकालने के लिए, तो इसको इसके बराबर कर दिए और फिर इसको इसके बराबर कर दिए और 2 समीकरण बनाए तो इसको ब्रज गुणन विधि से सॉल्व कर दिए। तो इस प्रकार से हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना तो उसके ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। उससे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो इजीली डन हो चुका है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जैसे पहले को सॉल्व किया वैसे ही दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे का क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग के ऐसे ही पढ़े। क्या करा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं है। अब पहले क्वेश्चन में क्या था कि अनेक हल के लिए निकालना है। अब कह रहा है कि के किस मान के लिए ना जो ये समीकरण युग्म दिया हुआ है इसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल के लिए क्या कंडीशन होता है तो आप लोग जानते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2
नॉट इक्वल टू अगर C1/C2 होता है तो अभी क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है। तो ये हमको करना है। तो सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर माना लिख लेंगे, ठीक है। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। तो एक को इस तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। उसी प्रकार दूसरा जो दिया हुआ है वह क्या है कि 2k माइनस 1 इंटू में x है प्लस उसके बाद क्या है कि k माइनस 1 इंटू में y इक्वल टू में दिया हुआ है 2k प्लस 1 दिया हुआ है। तो सिंपल सा इसको करना है सॉल्व। तो इसको जो प्लस में इसको इस तरफ ले आइए, तो हो जाएगा 2k माइनस 1 x हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा k माइनस 1 y, और ये प्लस में तो इस तरफ लाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। a1 का मान निकाले तो a1 का मान कितना आ जाएगा 3, b1 का मान निकलेगा तो 1 और c1 का मान माइनस 1, a2 का मान निकलेगा तो हो जाएगा 2k माइनस 1, b2 का मान हो जाएगा k माइनस 1 और c2 का मान हो जाएगा माइनस 2k माइनस 1 हो जाएगा। सिंपल सा आप लोग समझ रहे। अब कंडीशन क्या होता है कि कोई हल नहीं होने के लिए ये वाला कंडीशन होता है। तो इसी कंडीशन पर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को। तो a1 का मान हो जाएगा 3, a2 का मान कितना है तो 2k माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू b1 का मान 1 और b2 का मान कितना है k माइनस 1 इक्वल टू c1 का माइनस 1 और c2 का माइनस 2k माइनस 1 हो जाएगा। अब सिंपल सा ये तो पहले क्या है ये वाला ये जो है इसके इक्वल टू नहीं होता, ये हमको बता रहा है। लेकिन ये जो है ये इसके इक्वल टू तो होता है। तो k का वैल्यू निकालना है तो इसको बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 3/2k माइनस 1 इक्वल टू जाएगा माइनस 1 में माइनस 2k माइनस 1। अब क्रॉस गुना हम लोग करवा देंगे तो क्रॉस गुना करवाइएगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस 6k माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 2k अब प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से। अब हमको k का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर देखिए माइनस 2k है तो इस तरफ ले आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6k तो इस तरफ आएगा तो प्लस 2k हो जाएगा और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस 3 है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा और माइनस 6 से प्लस 2k मिलके कितना हो जाएगा तो माइनस 4k हो जाएगा और 1 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 4 और k का वैल्यू निकालना है तो ये जाएगा 4 में माइनस 4 और कट के k का वैल्यू कितना मिल जाएगा माइनस 1। यानी कि k का मान अगर माइनस 1 रहेगा तो अभी क्या होगा कि जो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 है इसका कोई क्या है कि कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी था उसको भी हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ चुका है। तो इसके बाद जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग अब बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है ना तो अब आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है तो उसे भी हम लोग फटाक से ना कर लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है क्या करा है आप लोग भी पढ़िए। करा है क्या कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। जो हम लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन में 2 रैखिक समीकरण दिया उसे पहले हम लोग लिख लेते। क्या दिया हुआ है कि 8x प्लस 5y इक्वल टू में 9 ये पहला दिया हुआ है और दूसरा जो दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू में कितना दिया है तो 4। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा और इसे हम लोग क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं। तो क्या कहा गया है कि जो हम लोगों को ये समीकरण दिया हुआ है रैखिक समीकरण का युग्म तो इसको क्या है कि प्रतिस्थापन और ब्रज गुणन विधि दोनों विधि से हम लोग को इसको सॉल्व करना है और बताना है क्या कि इन दोनों में से कौन सा जो है ना वो अधिक उपयुक्त मतलब कि जो हम लोग के लिए इजी है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर लिख देंगे कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने पर प्रतिस्थापन विधि से सीधा लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में कि किसी भी समीकरण से x या y का वैल्यू निकाल कर और दूसरे वाले समीकरण में पुट कर देते हैं। तो हम लोग समीकरण नंबर 1 से ही निकाल लेंगे। तो एक नंबर क्या दिया हुआ है कि यह है 8x प्लस 5y इक्वल टू में 9। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8x इक्वल टू में हो जाएगा 9 माइनस 5y और x का वैल्यू निकालना तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा कि 9 माइनस 5y बटा में हो जाएगा 8।
तो हम लोग को x का वैल्यू मिल गया, और जब x का वैल्यू मिल गया तो इसको हम लोग किस में पुट करेंगे, तो समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का मान हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण को पहले उतारिए, तो ये क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू में है 4 दिया हुआ, तो 3 का 3 हो जाएगा, और x के जगह पर हम लोग पूरे के पूरे को उतारेंगे, तो ये क्या है 9 माइनस 5y बटा में 8 है, प्लस 2y इक्वल टू हो गया 4। अब 3 ब्रैकेट से बाहर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि अंदर में गुना करवा देंगे। तो जब गुना करवाइएगा तो ये हो जाएगा 9 27, और 3 को 5 करिएगा तो 5 15 बटा में हो जाएगा 8, और प्लस में इसको 8 और 1 का पूरे के एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 16y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 का हम लोग एक के बारे में ले लेंगे एलसीएम, और ये हो जाएगा 4 का 4। अब 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और 1 है तो हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस गुना करवा देंगे। तो क्रॉस गुना करवाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 27 का 27, और यहाँ पर देखिए -15y या प्लस 16y, तो -15y प्लस 16y मिलकर कितना हो जाएगा, तो प्लस y हो जाएगा, और 8 गुने 4 करेगा तो कितना हो जाएगा 32, और हमको y का वैल्यू निकालना है, तो 32 में से 27 घटेगा तो कितना मिल जाएगा 5। तो यहाँ से जो हम लोग को y का वैल्यू मिल गया वह कितना मिल गया, तो 5 मिल गया, और जब y का वैल्यू मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे कि जो यह x वाला समीकरण यानी कि समीकरण नंबर 1 है उसमें पुट कर देंगे। तो सिंपल से यहाँ लिख देंगे क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिएगा तो 1 क्या दिया हुआ है, यह है x इक्वल टू 9 माइनस 5y बटा में है 8, तो पुट करिए तो ये हो जाएगा y का वैल्यू कितना निकला है 5, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 गुने y का मान कितना है 5, तो 5 और बटा में हो जाएगा 8, 9 का तो 9 रह जाएगा, और 5 गुने 5 करिएगा तो कितना मिलेगा 25, तो ये हो जाएगा -25 और बटा में हो जाएगा 8, और 9 में से 25 घटाइएगा जब हम लोग, तो हम लोग को कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा -16, और बटा में कितना है 8, और यह किसके बराबर है, तो यह x के बराबर, तो x इक्वल टू, और 8 को जब 16 से काटिएगा तो कितने मरतबे कटेगा 2 मरतबे, और माइनस है तो ये हो जाएगा -2, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से जो हम लोग को 3 में रैखिक समीकरण का युग्म दिया था, तो इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू कितना मिला, तो -2, और y का वैल्यू तो हम लोगों ने पहले ही निकाला कि कितना 5, तो x और y का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर हम लोगों ने इतना ला दिया। अब क्या करा है कि ब्रज गुणन विधि से भी सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी तरफ इस साइड हम लोग ब्रज गुणन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ब्रज गुणन विधि से चलिएगा, तो ब्रज गुणन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सभी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे तो a1 का मान निकालेगा, तो a1 का मान देखिए यहाँ a1 के कोफिशिएंट कितना है 8, तो यह 8 हो जाएगा। b1 निकालेगा तो b के कोफिशिएंट कितना है 5, तो 5 हो जाएगा। और c1 निकालेगा तो c1 के लिए क्या होगा कि जो प्लस में इस तरफ 9 है उस तरफ जाएगा तो -9 हो जाएगा, यानी कि c1 का मान मिल जाएगा -9। a2 का मान निकाला है तो a2 का मान कौन सा हो जाएगा, तो a2 का मान हो जाएगा 3, और b2 का निकालेगा तो b2 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और c2 का निकालेगा तो c2 का मान क्या है, फिर ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा -4, तो c2 का मान मिल गया हम लोग को -4। और ब्रज गुणन विधि का तो आप लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, पहले x को लिखते हैं और x से बटा में, और x को निकालने के लिए क्या करते हैं कि x को हम लोग जाते थे। तो ऐसे अगर हम लोग करेंगे उससे पहले क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसको भी लाइएगा तो ये -9 इक्वल टू हो जाएगा 0, इस प्रकार से हो जाएगा। तो गुणा कराइए तो -4 गुने 5 करिएगा तो कितना आएगा -20, तो ये -20 हो जाएगा, और 2 गुने -9 करिएगा तो -18, और माइनस मिल के हो जाएगा +18 इक्वल टू y के, तो y के बटा में। अब y को चाप देंगे तो y को चापिएगा तो -4 गुने 8 करिएगा तो -32, और यहाँ पर 9 गुने 3 करिएगा तो -27, और माइनस मिल के हो जाएगा +27 इक्वल टू 1 बटा में। 1 बटा के लिए क्या करेंगे, इसको झापेंगे तो ये 2 गुने 8 करेगा तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, और 5 गुने 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिल गया। अब यहाँ पर देखिए x है,
और -20 में -20 प्लस 18 करिएगा तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा -2 इक्वल टू वाई का वाई। और -32 में प्लस 27 करिएगा तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा -5 इक्वल टू 1 का 1 और 16 में से घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा, तो हम लोग को 1 मिल जाएगा। और सॉरी यहाँ पर जो यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर ये प्लस में और यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में हम लोग को 5 मिल जाएगा। और हमको x और y का वैल्यू, तो x घटा में -2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 घटा में 1 और x का वैल्यू निकलेगा तो मिल जाएगा -2। उसी प्रकार इसको बराबर करिएगा तो 1 घटा में 1 तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोगों ने सॉल्व किया तो x का वैल्यू -2 और ब्रज गुणन विधि से भी सॉल्व करने पर x का वैल्यू कितना मिला -2 और y का वैल्यू भी 5 मिला था और यहाँ पर भी y का वैल्यू 5 मिल रहा है। लेकिन इन दोनों में देखिए आप लोग देखिएगा तो प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक मुझको सॉल्व करना पड़ा और इसमें क्या है कि सिर्फ इतने ही स्टेप में क्या कर दिया कि हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो ये थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो रहता है कि माइनस प्लस में बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए बच्चे यही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ऐसे जो आपको पसंद हो उससे आप लोग बना सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन डन हो चुका है। तो अब चौथे क्वेश्चन से क्या है कि हम लोग को भाषा वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो लैंग्वेज वाला जो होता है जिसमें क्या करना होता है कि हम लोग को कंडीशन बनाना होता है। तो कंडीशन वाला आप क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। तो चौथा का यहाँ पर लिख देते हैं पहला क्वेश्चन और चौथा में कुल कितने क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन है। तो पांचों एक को एक एक कर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चौथा का जो पहला क्वेश्चन है ना वो अब आप लोग की स्क्रीन पर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है क्या कि उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ते 4 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग में बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो जो हम लोग को 4 में 5 समस्या दिया हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि रैखिक समीकरण का युग्म बनाना होगा। और रैखिक समीकरण के युग्म बनाने के बाद क्या कर रहा है कि कोई भी बीजगणितीय विधि मतलब कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि, तुलनात्मक विधि, किसी भी विधि से हमको क्या करना है उसको सॉल्व कर देना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब क्या है, सपोज करिए कि कोई भी एक्स नाम का एक लड़का है, ठीक है। एक्स नाम का लड़का है तो उसका क्या कर रहा है कि मासिक व्यय मतलब कि महीना का जो एक नियत खर्चा होता है ना वह तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मतलब क्या है कि सपोज करिए कि यह एच नाम का कोई एक हॉस्टल है, ठीक है। हॉस्टल में यह एक्स नाम का कोई बच्चा क्या करता है कि रहता है। अगर वह रहता है तो उसका क्या कर रहा है कि एक नियत जो किराया होता है ना खर्च, वह खर्च वो तो है ही है। तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल एक्स है। कितना है स्मॉल एक्स। और क्या कर रहा है कि अगर वो अधिक मतलब जितना दिन भोजन खाएगा ना उसको क्या देना पड़ता है कि अतिरिक्त खर्चा देना पड़ता है। तो अतिरिक्त खर्चा को हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल वाई मान लेते हैं अतिरिक्त खर्चा को। तो यहाँ पर कंडीशन में रहेंगे तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेंगे तो माना क्या कि नियत खर्च मानेंगे। और नियत खर्च किस में मानेंगे तो रुपए में मानेंगे। तो रुपए में तो नियत खर्च कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तथा अतिरिक्त खर्च या फिर आप लोग लिख सकते हैं कि भोजन में अतिरिक्त खर्च, इसको क्या मान लेंगे हम लोग वाई मान लेंगे, ठीक है। और स्थिति 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे। स्थिति 1 तो कंडीशन नंबर 1 है उसमें क्या कर रहा है कि जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो आप लोग बताइए 100 रुपया क्या है कि उसको तो हर एक महीना देना ही देना है क्योंकि वह नियत भरा है। और उसमें क्या करता है कि वह 20 दिन भोजन भी करता है। तो 20 दिन भोजन करता है तो जितना रुपया भोजन का दाम होगा उतना रुपया गुना करके दीजिएगा पैसा आप। तो ये क्या हो जाएगा और पूरा पैसा वह कितना देता है तो पैसा देता है पूरा 1000 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 20y इक्वल टू में हो जाएगा 1000। और ये समीकरण नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। स्थिति 2 के अनुसार चलते। स्थिति दूसरा तो स्थिति दूसरा देखिए क्या कर रहा है आगे क्या कर रहा है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन का भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना
पड़ता है। और दूसरा जो एक बी नाम का स्टूडेंट है वह क्या करता है कि 26 दिन भोजन करता है। तो 26 दिन भोजन करता है तो भोजन का जो भी मूल्य है, तो मूल्य कितना हम लोगों ने माना है, तो वाई, तो ये वाई हो जाएगा। और 100 रुपया उसको क्या है कि नियत जो है उसको तो देना ही पड़ेगा। तो x प्लस और 26y मिलाकर वो पूरे कितने रुपए देता है, तो वह 1180 रुपए देता है। और ये समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और जब हम लोग को समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गया तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना है, तो बहुत ही इजी है। और क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहा है कि किसी भी बीजगणितीय विधि से, तो हम लोग इसको चाहे तो किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें मिलने क्या है कि ब्रज गुणन विधि पढ़े है, तो हम लोग ब्रज गुणन विधि से इसको सॉल्व करेंगे ताकि प्रैक्टिस भी थोड़ा हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले कोफिशिएंट निकालेंगे, तो A1 निकाल, उससे पहले क्या है कि सभी का स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है A1x प्लस B1y माइनस सॉरी प्लस C1 इक्वल टू 0 होता है। दूसरा होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, यह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो इसको लाइएगा तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 20y और प्लस में 1000 इस तरफ है तो इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 1000 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार इसको लाइएगा तो ये देगा x प्लस 26y और इस तरफ आएगा तो माइनस 1180 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 का मान निकालिए, तो A1 x के गुणांक में कितना है, तो 1 है, तो 1 हो गया। B1 निकाले तो B1, तो y के गुणांक में कितना है, तो 20 है, तो 20 हो जाएगा। C1 निकाले तो C1 कितना है, तो माइनस 1000 हो जाएगा। A2 निकाले, A2 कितना है, तो x के गुणांक में 1 है। B2 निकाले, B2 कितना है, तो 26 है। और C2 कितना है, तो यह है माइनस 1180 है। उसके बाद जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला पर हम लोग इसको बिठाएंगे और निकालेंगे x और y का वैल्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है x बटा में, x के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x को झाप कर देते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये कितना करना होगा कि 20 गुने माइनस 1180, तो 20 गुने माइनस 1180। ठीक है, उसके बाद देखिए बीच में क्या आता है, माइनस होता है। और फिर देखिए 26 गुने कितना करना होगा, 1000 और माइनस यहाँ पर भी तो माइनस माइनस मिलके फिर कितना हो जाएगा, प्लस। तो 26 गुने हो जाएगा 1000 इक्वल टू हो जाएगा y बटा में। और y के लिए क्या करेंगे कि y को झापेंगे, तो जब हम लोग इसको ऐसे झाप दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से एक माइनस 1000 गुने 1 यानी कि हो जाएगा माइनस 1000 माइनस, और 1 गुने माइनस 1180 करिएगा और माइनस प्लस से होता है तो माइनस माइनस मिलकर कितना आ जाएगा, प्लस 1180 इक्वल टू 1 बटा में। और इसको कॉन्स्टेंट वाला को चापिएगा तो 26 गुने 1 तो ये हो जाएगा 26 माइनस, और 20 गुने 1 करिएगा तो कितना आएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1 और 20 गुने 1180 करिएगा तो कितना आ जाएगा 0 और दूना 16 का 6 2 1 3 और 2 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का माइनस और ये हो जाएगा 0 माइनस 2360 23600 हो गया प्लस, और 26 गुने 1000 करिएगा तो ये हो जाएगा 26000 हो जाएगा इक्वल टू y बटा में 1000 में से 1180 को जोड़िएगा माइनस 1000 में 1100 तो ये कितना आ जाएगा 180 इक्वल टू 1 बटा में, और 26 में से 20 घटाइएगा तो कितना आएगा 6, तो 6 हो गया। अब हमको x और y क्यों नहीं करे, तो उससे पहले इसको सॉल्व करें। तो माइनस 23000 में से 2600 घटाइएगा तो इसको घटा लेते हैं। यहाँ 26000 में से कितना घटाना है 23600, ये 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 में से 3 किया तो कितना मिल रहा है 2400, तो यहाँ पर हो जाएगा 2400। ठीक है, ये हो गया 2400 इक्वल टू y बटा y के बटा में हो जाएगा 180 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा में 6। तो x का वैल्यू निकालना है तो कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में 6, तो 6 से 2400 कितने मतलब चला जाएगा तो 400 मतलब, तो इसको क्रॉस गुना करिएगा तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 400, यानी कि x का जो वैल्यू हम लोग को मिला है वो कितना मिला है 400। और y के वैल्यू के लिए भी कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 180 इक्वल टू 1 बटा 6, और 6 से 180 में तो कितना मरता है कटेगा तो 30 मरता है, यानी कि y का वैल्यू जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 30 रुपये। यानी क्या है कि जो नियत खर्च है ना, यानी कि नियत महीने का जो खर्च है वो पड़ रहा है कितने सभी बच्चों को, मतलब जो विद्यार्थी है उसको पड़ रहा है 400 रुपया। और अगर एक दिन भोजन करता है तो एक दिन का भोजन का शुल्क कितना पड़ रहा है, जो खर्च पड़ रहा है वो बन रहा है अतिरिक्त खर्च 30 रुपये। तो इस प्रकार से चौथा का जो पहला क्वेश्चन था, आई होप कि आप सभी इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। बस भाषा को समझना है, कंडीशन बनाकर जो इक्वेशन बना लेना है उसके बाद तो सॉल्व करना आप लोगों को
बताइए। तो यह हो चुका है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 4 के दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर भी हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। 4 का पहला इजिली डन हो चुका है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 4 का हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है। तो दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपके अब स्क्रीन पर है। क्या करा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में करा है कि एक भिन्न क्या है, वह 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो क्या हम लोग भिन्न जान रहे हैं कि भिन्न कौन सा है, और क्या हम लोग जान रहे हैं कि अंश कौन सा है जिसमें हम लोग 1 घटा रहे हैं, नहीं जान रहे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अंश और हर को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना क्या कि अंश इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तथा हर इक्वल टू क्या मान लेंगे, y। और भिन्न क्या होता है, भिन्न हम सभी जानते हैं कि अंश बटा में हर होता है। तो अंश कितना है x और हर कितना है y, तो यह हो जाएगा y। यानी कि भिन्न हम लोगों को कितना मिलेगा, x बटा में y। और स्थिति 1, चलिए स्थिति 1 के अनुसार, तो स्थिति 1 के अनुसार चलिएगा। तो इसमें क्या कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश कितना है x, अंश हम लोगों ने x बनाया, तो x में से 1 घटा देते हैं, तो क्या किया भिन्न 1 में कितना बन जाता है, यह 3 बन जाता है। अब इतना हो गया, तो इसको क्रॉस गुणा कराइएगा तो कितना हो जाएगा 3x - 3 इक्वल टू मिल जाएगा y, और y प्लस में तो इस तरफ लाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x - y - 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। और ये समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, तो समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार स्थिति 2 से चलिए, स्थिति दूसरा से, तो स्थिति दूसरे में क्या करा है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। और भिन्न क्या है कि वह 1/4 हो जाता है जब हर में हम लोग क्या करते हैं कि 8 को जोड़ देते हैं। तो हर कितना है y, और y में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x बटा में, यहाँ पर लिखिएगा, ये हो जाएगा x बटा में y + 8, और ये कितना हो जाता है 1/4। तो क्रॉस गुना करवाइएगा तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा y + 1। तो इस तरफ लाइएगा तो ये हो जाएगा 4x - y - 8 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और जब समीकरण 1 और 2 मिल चुका है तो इसे x और y का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ब्रज गुणन विधि से चलेंगे। तो इसके लिए a1 का मान निकालेंगे, तो a1 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है तो -1, और c1 का मान कितना है तो -3 है। a2 का मान निकलेगा तो 4 हो जाएगा, b2 का मान -1, और c2 का मान कितना हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। इतना हम लोग को मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि ब्रज गुणन विधि से चलेंगे। यहाँ लिख देंगे ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से। तो ब्रज गुणन विधि से क्या आता है x बटा में, x के मान के लिए क्या करते हैं कि x को हम लोग झापते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको x को ऐसे झाप दीजिएगा तो क्या हो जाएगा -1 गुने -8, यानी कि ये हो जाएगा +8, और -1 गुने हो जाएगा -3, यानी कि +3, यानी हो जाएगा -3। y को लिए क्या करेंगे, y को झाप देंगे, तो y को झाप दीजिएगा तो कितना आ जाएगा कि -3 गुने -4, यानी कि -12 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा -8 गुने 3, यानी कि 24, या प्लस हो जाएगा 24, और यहाँ हो जाएगा 1 बटा में, और 1 बटा के लिए इसको जब झापिएगा तो ये जाएगा -3, यहाँ पर हो जाएगा -3, और इसको जब करिएगा तो ये जाएगा -4, माइनस माइनस मिलकर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो x बटा में 8 में से 3 घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, y का y, और -12 + 24 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 1 बटा में, और -3 + 4 मिलकर कितना हो जाएगा 1। तो हमको x का वैल्यू निकालना, तो ये हो जाएगा x बटा में 5 इक्वल टू 1 बटा में 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया 5, और y का वैल्यू निकालना तो ये हो जाएगा y बटा में 12 इक्वल टू 1 बटा में 1, तो यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा 12। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना मिल गया 12, यानी कि जो भिन्न हम लोगों का है ना, तो वह भिन्न कितना हो जाएगा, अंश का वैल्यू हम लोग को मिल गया 5, और हर का वैल्यू कितना मिल गया, तो हर का वैल्यू मिल गया 12, और जो भिन्न बनेगा वो बनेगा 5 बटा में 12। तो इस प्रकार से जो 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन था उसे भी हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो भाषा को समझना है, और जस्ट क्या है कि उसको इक्वेशन बनाकर उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देना है।
तो दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको भी इरेज कर देते हैं और तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी इजीली डन हो चुका है हम लोगों का। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी अब आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं तो तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या करा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। मान लीजिए सपोज करिए क्या कि एक क्या है कि एक टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम एक टीचर है और आप लोग स्टूडेंट है तो हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट को लेते हैं। ठीक है, और उस टेस्ट को लेते हैं तो उसमें कंडीशन क्या कर रहा है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, और हम क्या कहते हैं कि अगर तुम एक सही उत्तर देते हो या एक करेक्ट आंसर देते हो तो तुमको कितना मिलेगा, तो 3 नंबर मिलेगा। अगर तुम इनकरेक्ट करते हो, आई मतलब क्या हुआ, इनकरेक्ट यानी कि गलत करते हो, तो तुमसे क्या है कि 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, 3 नंबर यह दिया जाएगा और 1 नंबर क्या है कि घटा लिया जाएगा तुम जब गलत आंसर दोगे। ठीक है, तो एक क्या है कि एक बच्चा है, ठीक है, यश नाम का एक बच्चा है, तो उसको क्या है कि वह टेस्ट जब देता है तो उसको कितने नंबर मिलते हैं, तो 40 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं, 40 नंबर मिलते हैं। तो पूछ रहा है क्या, 40 नंबर मिलते हैं। उसी प्रकार से दूसरा क्या है, उसी प्रकार से क्या है, अशुद्धि 1 अंक करते, उसे सही से 4 अंक मिले अशुद्ध, तो यश में 50 अंक करती थी। और एक टेस्ट में उसको क्या है कि 40 अंक मिलता है। ठीक है, इतने कंडीशन होने पर। और दूसरे में भी सेम कंडीशन होता है कि 3 अंक प्लस पर और 1 माइनस पर मिलेगा। तो उस समय उसको कितने मिलते हैं, 50 अंक। एक टेस्ट में इतना अंक आया और एक टेस्ट में इतना अंक आया। तो सबसे पहले क्या आप लोग बताइए, क्या हम लोग जान रहे हैं कि जो यह मतलब कितना वह यश है जो कितना क्वेश्चन सही कर रहा है और कितना क्वेश्चन गलत कर रहा है कि उसको 40 नंबर मिल रहा है, नहीं जान रहे। तो सबसे पहले हमको क्या है कि क्वेश्चन के सही उत्तर और गलत उत्तर को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे कि मानेंगे क्या कि हम लोग नहीं जान रहे कि सही उत्तर का संख्या कितना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वल टू में x मान लेंगे। ठीक है, और गलत यहाँ पर लिखेंगे कि गलत उत्तर की संख्या, और गलत उत्तर की संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, तो y मान लेंगे। ठीक है, और स्थिति 1 के अनुसार चलते हैं। स्थिति 1, और स्थिति 1 के अनुसार चलिएगा तो इसमें क्या कर रहा है कि उसमें कर रहा है कि 40 अंक अर्जित किए जिसमें से सही उत्तर 3 अंक मिले और तथा अशुद्धि। तो ये तो नहीं चाह रहे कि वो कितना बनाया, तो बनाया कितना x, और उसके लिए सही के लिए क्या होता है 3x, तो ये 3 हो जाएगा 3x। और जितना भी सही बनाया है तो वो गलत में से घटा देगा। तो गलत उसने कितना बनाया था, तो 1 बनाया था, यानी कि -y हो जाएगा। और उसको कुल कितने नंबर मिलते हैं, तो इसके लिए उसको 40 नंबर मिलते हैं। तो यानी कि 3x - y इक्वल टू कितना हो गया, 40। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो ये कितना हो जाएगा कि 3x - y - 40 इक्वल टू में हो जाएगा 0। और ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार स्थिति नंबर 2 से चलते हैं। स्थिति 2 से, तो स्थिति 2 में क्या करता है कि वह 3 क्वेश्चन, तो फिर तो वही कंडीशन है कि तीन क्या है कि 3 सही आंसर पर और 1 नंबर काट लिया जाता है जब गलत हो। और अब की कितना मिला है, तो 50 मिला है। तो सही वाला क्वेश्चन के सही उत्तर की संख्या कितना है, x, तो यह हो जाएगा 3x। और आप ही लोग बताइए, जैसे कि अगर मैं 5 क्वेश्चन सही करता हूँ और 2 क्वेश्चन गलत करता हूँ तो क्या है कि 5 - 2 होगा और जितना भी उसका अति संख्या रहेगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसी प्रकार तो ये हो जाएगा 3x माइनस, अब क्यों कितना करता है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 4 अंक, सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है। सॉरी, यहाँ पर अब की क्या है कि 4 अंक है दिया हुआ है और अशुद्धि पर 2 अंक दिया हुआ है। ठीक है, 4 और 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 4x - 2y। और कितना अंक आपकी प्राप्त करता है, तो 50 अंक प्राप्त करता है। तो इस तरफ लाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 4x - 2y - 50 इक्वल टू में हो जाएगा 0। और आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि 4 2 50, ये तीनों के तीनों क्या है 2 से कटने वाले हैं। तो 2 से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ भाग करते हैं। तो 2 से 4 कितने 2 मरते हैं तो ये हो जाएगा 2x, 2 से 2 1 मरते हैं तो y, और 2 से 50 25 मरते हैं इक्वल टू हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर
2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गया। तो इसे ब्रज गुणन विधि से क्या कर लेंगे कि x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार अच्छी तरह से समझा। जैसे कि क्या है कि एक टेस्ट हो रहा है, 2 टेस्ट हो रहा है, यह T1 है और यह T2 है, ठीक है। ये टेस्ट नंबर 1 है, यह टेस्ट नंबर 2 है। तो टेस्ट नंबर 1 में क्या कहा जाता है कि अगर एक सही क्वेश्चन, एक करेक्ट क्वेश्चन करने पर क्या है कि 3 नंबर दिया जाता है। कितने नंबर दिया जाता है? 3 नंबर। और एक इनकरेक्ट यानी कि गलत उत्तर करने पर क्या है कि -1 नंबर काट लिया जाता है। और दूसरा टेस्ट होता है तो उसमें क्या जाता है कि एक करेक्ट सही आंसर देने पर 4 नंबर मिलता है और एक इनकरेक्ट देने पर क्या होता है कि -2 नंबर काट लिया जाता है। तो एक मान लीजिए कि यश नाम का कोई बच्चा है, वो क्या है, यश नाम का बच्चा है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वो क्या है कि एग्जाम को अटेम्प्ट करता है और अटेम्प्ट करने के बाद क्या है कि उसको पूरे कितने मार्क्स मिलते हैं, तो 40 मार्क्स मिलते हैं। 40 मार्क्स मतलब कि उसको 40 अंक प्राप्त होते हैं। तो पूछा गया है कि 40 अंक प्राप्त होते हैं पहले में, और दूसरा टेस्ट में उसको कितना है कि 50 अंक प्राप्त होते हैं। 50 मार्क्स प्राप्त होते हैं। तो क्या आप लोग बताइए, क्या हम लोग जान रहे हैं कि जो यश है, यश ने सही क्वेश्चन कितना किया और गलत क्वेश्चन कितना किया कि उसको 40 मार्क्स मिले? ये हम लोग नहीं जान रहे। उसी प्रकार इसमें भी नहीं जान रहे कि कितना सही किया और कितना गलत किया। तो इसलिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि सही उत्तर की संख्या 1 है और गलत उत्तर की संख्या क्या है, y है। और कंडीशन 1 के अनुसार ये समीकरण 1 बनेगा, कंडीशन 2 के अनुसार समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब हमको क्या है कि ब्रज गुणन विधि से करना है। तो a1 a2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b1 का मान निकलेगा तो -1 और c1 का मान -40 हो जाएगा। a2 का मान निकलेगा तो कितना है, 2 है। b2 का मान निकलेगा तो -1 है और c2 का मान कितना है तो -25 है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल गया। तो ब्रज गुणन विधि से हम लोग को सॉल्व करना है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो इधर सबसे पहले मिटा देते, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे कि ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से। तो ब्रज गुणन विधि से क्या है कि x बटा में, तो x के बटा में देखिए क्या होगा। इसके लिए कंडीशन क्या आता है कि x वाले को हम लोग झाप देते हैं। तो x वाले को अगर इसको झापेंगे तो क्या -1 गुने -25 यानी कि हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर +25, और यहाँ से करिएगा तो -1 गुने -40 यानी कि +40 हो जाएगा और ये हो जाएगा -40 इक्वल टू y के बटा में। तो y के लिए y को झाप देंगे तो 25 गुने कितना हो जाएगा 3 यानी कि हो जाएगा उससे पहले 40 गुने 2 यानी कि हो जाएगा -80, और यहाँ हो जाएगा 25 75 तो +75 हो जाएगा इक्वल टू 1 बटा में। 1 बटा में जब इसको करेगा, इसको झापेगा तो ये कितना हो जाएगा -1 गुने 3 यानी कि हो जाएगा -3 हो जाएगा, और -1 गुने 2 करिएगा तो +2 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा कि 1 से हटाए 25 में से 40 घटाइएगा तो कितना मिलेगा तो -15 मिल जाएगा इक्वल टू y बटा में, और -80 में +75 करिएगा तो कितना मिलेगा तो -5 मिल जाएगा 1 बटा में, और -3 में +2 करिएगा तो कितना मिलेगा तो -1 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू निकलना तो ये क्या हो जाएगा कि x बटा में -15 इक्वल टू में हो जाएगा 1 बटा में -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 15। तो x का मान कितना मिल गया 15, और यहाँ से करिएगा तो ये हो जाएगा y बटा में -5 इक्वल टू 1 बटा में -6, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यानी कि वो x का वैल्यू मिल गया 15 और y का वैल्यू मिल गया कितना 5। मतलब क्या है x क्या है कि x है सही उत्तर। तो जो यश नाम का लड़का है वह क्या करता है कि वह 15 सही क्वेश्चन करता है, तो 15 सही क्वेश्चन करता है और 5 गलत क्वेश्चन करता है। तो अगर इसको आप लोग चेक करना चाहते हो तो इसमें समीकरण में पुट करके भी दे सकते हैं। उसको क्या है कि 3 नंबर के सही उत्तर है तो 15 या 45 हो जाएगा, और 5 गलत होता है तो 5 गुने 1 5 हो जाएगा, तो 45 में से 5 घटाएगा तो कितना मिलेगा 40, और उसको क्या है कि पहले टेस्ट में कितना मिलता है 40। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है कि प्रूव हो जाता है। तो x का वैल्यू यहाँ पर मिल जाता है 15 और y का वैल्यू मिल जाता है 5। तो इस प्रकार से जो 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन था वो अभी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो तीसरे के बाद जो चौथा नंबर क्वेश्चन है तो उसकी ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। उससे पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए इसको मिटा भी देते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग अब फटाफट से बढ़ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथे का चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चौथे का चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन भी अब आप लोग के स्क्रीन पर है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। कोई भी एक हाईवे होता है तो एक स्थान ए है, ठीक है, और यह स्थान क्या है, बी है, ठीक है। कह रहा है क्या कि ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यह इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो यह 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। एक कार ए तथा दूसरी कार बी एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक्स कार है, ठीक है, एक्स कार है, और दूसरा क्या है कि वाई कार है। नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पर है जेड और यहाँ पर है बी, ठीक है। एक जेड कार है और एक क्या है कि बी कार है, ठीक है। और दोनों क्या करता है कि एक ही समय पर क्या करता है कि दोनों कार ए से क्या है कि वो चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, चलना स्टार्ट करता है। यह यदि कार्य भिन्न भिन्न चालों से यह एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहा है कि जेड मान लीजिए कि यह 20 किलो मतलब कोई भी चाल से चल रहा है, और बी भी कोई भी चाल से चल रहा है, तो 5 घंटे बाद क्या है कि ये दोनों कार जो है ना, मतलब कहीं पर आके क्या है कि वो दोनों के दोनों कार जेड और बी मिल जाता है। तो पूछ रहा है क्या कि दोनों कारों का जो चाल है ना, वो चाल हम लोगों से पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों को मानना पड़ेगा क्या क्या हम लोग जान रहे हैं कि जो जेड है इसका चाल कितना है और बी का चाल कितना है। चाल नहीं मालूम है तो हम लोग चाल को मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि माना पहली कार का चाल को हम लोग क्या मान लेंगे कि x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और उसी प्रकार से दूसरी कार का चाल, तो दूसरी कार का चाल को क्या मानेंगे y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। और स्थिति एक के अनुसार चलते हैं, स्थिति एक के अनुसार। तो स्थिति एक के अनुसार चलिएगा तो स्थिति एक में क्या कहता है कि 5 घंटे पश्चात मिलता है। तो 5 घंटे बाद पश्चात मिलता है क्या है कि मतलब है कि वह 5x माइनस 5y इक्वल टू में 100, क्योंकि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 5 है, तो इसको पहले क्या करिए कि इस तरफ ले आइए, या फिर पहले क्या कर दीजिए कि 5 से दोनों तरफ भाग कर दीजिए। तो दोनों तरफ 5 से भाग कर दीजिएगा तो 5 से 5 क्या जाएगा, 5 से 5 और 5 से 100 कितने बढ़ते हुए 20 बढ़ते हैं, और 20 को इस तरफ लाइएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और स्थिति दूसरे के अनुसार चलेगा, स्थिति नंबर 2। तो स्थिति नंबर 2 में क्या है, हम लोग जानते हैं कि दोनों का डिस्टेंस जो है ना वो कितना ट्रेवल करेगा, क्योंकि ए से बी तक जा रहा है तो ए से दोनों का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, यानी कि x प्लस वाई मिलकर कितना हो जा रहा है 100 किलोमीटर। तो इस तरफ लाइएगा तो ये जाएगा x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। यह समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और जब समीकरण 1 और 2 मिल गया तो इससे x और y का वैल्यू तो निकालना बहुत ईजी हो गया। तो यहाँ से a1 का मान निकले तो a1 का मान कितना है 1, b1 का मान कितना है तो -1, c1 का मान कितना है तो -20, a2 का मान निकलेगा तो कितना 1, b2 का मान निकलेगा तो 1 और c2 का मान निकलेगा तो -100 हो जाएगा। और जब ये मिल गया तो ब्रज गुणन विधि से हम लोग क्या कर लेंगे कि फटाक से ना x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ब्रज गुणन विधि से तो ब्रज गुणन विधि से चलिएगा तो x के बटा में, तो x के बटा में चलेगा तो x वाले को ऐसे झापना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि -1 गुने -100 यानी कि हो जाएगा +100, और 20 गुने करिएगा तो ये माइनस मिलकर हो जाएगा +20 हो जाएगा y बटा में। तो y को जब झापिएगा तो ये -20 गुने 1 यानी कि -20 हो जाएगा, और 1 गुने -100 यानी कि +100 हो जाएगा इक्वल टू 1 बटा में। और इसको जब झापिएगा तो 1 और ये हो जाएगा -1 यानी कि 1 + 1 हो जाएगा। इतना मिल गया तो सॉल्व करिए तो 1 और 100 + 20 मिलके कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। y -20 + 100 मिलके कितना हो जाएगा तो 80 इक्वल टू 1 बटा में 2। तो यहाँ से हो जाएगा 1 से 120 से इक्वल टू 1 बटा में 2, और 2 से 120 कितने मतलब है 60 मतलब, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया तो 60 हो गया। और यहाँ से चलिएगा तो 2 से 80 कितने मतलब घटेगा 40 मतलब, यानी कि यहाँ से y का जो वैल्यू सबसे पहले लिख लेंगे तो ये हो जाएगा y बटा में 80 इक्वल टू 1 बटा में 2। तो 2 से 80 कितने मतलब है 40 मतलब, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया 80। तो x का चाल कितना था तो 60 किलोमीटर, और y का कितना था 60 चाल तो 80 किलोमीटर। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 60 और यहाँ से हो जाएगा y का हो जाएगा 80 किलोमीटर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से चौथा का जो चौथा नंबर क्वेश्चन था वह भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चौथे के बाद जो चौथा का 5 नंबर क्वेश्चन है ना जो लास्ट है, तो उसको भी हम लोग फटाक से ना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो चौथे क्वेश्चन के बाद हम लोग पांचवें की ओर बढ़ जाते हैं और लास्ट क्वेश्चन है तो इसको भी हम लोग फटाक से ना कर लेंगे क्योंकि लास्ट ही क्वेश्चन बचा हुआ है। तो पांचवा क्वेश्चन भी जो है ना वो पांचवा क्वेश्चन भी अब आप लोग के स्क्रीन पर है। तो 4 का ये हो जाएगा कितना नंबर, तो भी यानी कि 5 नंबर हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग के स्क्रीन पर, ठीक है। ये ज्योमेट्री वाला सॉरी जो मेंसुरेशन होता है ना यानी कि क्षेत्रमिति वाला, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या करा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो भी एक आयत है, ठीक है, तो आयत कैसा होता है, इस प्रकार का आयत होता है। तो क्या कर रहा है कि उसका क्षेत्रफल जो है ना वह 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो उसका क्षेत्रफल जो है वो 9 इकाई क्या हो जाता है कि कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाता है। यानी कि लंबाई को हम लोग क्या करते हैं कि -5 कर देते हैं, ठीक है, लंबाई को, और चौड़ाई को क्या करते हैं कि 3 इकाई बढ़ा देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि उसका लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। तो ये तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना। यहाँ पर क्या करेंगे कि आयत की लंबाई मानेंगे। तो आयत की लंबाई मानिएगा तो क्या मान लेंगे, तो x मान लेंगे। उसी प्रकार आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई मानिएगा तो इसको हम लोग y मान लेंगे। उसके बाद क्या करा है कि क्वेश्चन में करा है कि आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर लंबाई कितना है x, तो x हो जाएगा, और चौड़ाई कितना है y, तो यह y हो जाएगा। यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल बन रहा है वह कितना बन रहा है, xy। तो अब स्थिति 1 के अनुसार चलिए, स्थिति 1, तो स्थिति फर्स्ट के अनुसार चलेगा। तो क्या कर रहा है कि एक आयत का वर्ग क्षेत्रफल जो है ना वह 9 इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल कितना, xy, तो ये हो जाएगा xy कितना कम हो जाता है, तो xy में से 9 घट जाता है। कब घटता है, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम की जाती है। तो लंबाई कितना है x, तो x में से हम लोग क्या करते हैं कि 5 को घटा देते हैं। उसके बाद कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। गुने में क्या है कि चौड़ाई जो है ना वो 3 इकाई, तो चौड़ाई कितना है, तो y प्लस 3 हो जाएगा। तो इसको क्या है कि बढ़ा दिया गया है। तो बस सिंपल सा है, जब इसको मिल गया तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x गुने y करिएगा तो कितना आ जाएगा, x गुने 3 करिएगा तो ये जाएगा +3x, और y गुने 5 करिएगा -5, तो ये जाएगा -5y, और -15 हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा xy - 9। तो यह xy तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 5y, और यहाँ माइनस में है 9 तो इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो -15 + 9 मिलके कितना हो जाएगा, तो -6 इक्वल टू हो जाएगा 0। और ये समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यह स्थिति दूसरे के अनुसार से दूसरे में चलते हैं। तो स्थिति दूसरा क्या कहता है, दूसरा नंबर स्थिति कहता है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई की 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई हो जाता है। तो लंबाई को क्या करता है कि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देता है। तो 1 से लंबाई है तो इसमें कितना बढ़ा देता है, 3 बढ़ा देता है। और क्या करता है कि चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं। तो चौड़ाई को हम लोग 2 इकाई बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो क्षेत्रफल कर रहा है कि 67 इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल पहले कितना हुआ है, क्षेत्रफल तो xy है, तो यह xy, और वर्ग कितना जाता है 67, तो ये हो जाएगा प्लस में 67 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते, तो x गुने y करेगा तो ये जाएगा xy, x गुने 2 करेगा तो 2x हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा +6 इक्वल टू में हो जाएगा xy प्लस हो जाएगा 67। तो xy से xy से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 3y, और 67 को इस तरफ आइएगा तो ये जाएगा -61 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया तो ब्रज गुणन विधि से हम लोग क्या करेंगे कि x और y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो a1 का मान निकालेंगे, तो a1 का वैल्यू कितना है, तो ये है 3, b1 का मान निकलेगा तो ये जाएगा 5 -5, और c1 का मान हो जाएगा -6।
A2 का निकालेगा तो 2 हो जाएगा, B2 का मान 3 हो जाएगा और C2 का मान -61 हो जाएगा। जब इतना मिल गया तो हम लोग ब्रज गुणन विधि से क्या करते हैं कि इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से, तो ब्रज गुणन विधि से चलेगा तो ये क्या आ जाए x बटा में। तो x के लिए क्या करेंगे कि x वाले को झाप देंगे, तो -5 गुनी -61 करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 5 एकम 5 और 6 पचे 30, तो कितना आ जाएगा 305। और y गुने -3 गुने -6 करिएगा तो -18 और प्लस हो जाएगा 18, माइनस माइनस मिलकर 18, y के नीचे करिएगा तो y के लिए क्या करेंगे कि y को झापेंगे तो ये -6 गुने 2 करिएगा तो -12 हो जाएगा, और फिर 3 गुने -61 करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा 3 और 36 18 हो जाएगा, तो 183 हो जाएगा। ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा यहाँ पर प्लस इक्वल टू 1 बटा में 1 बटा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और ये इधर करिएगा तो 5 गुना 10 तो ये हो जाएगा +10 हो जाएगा। इतना मिलेगा। एक्स वाले टर्म को एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हो जाएगा 5 और 6 5 30 305 हो गया और 6 3 18 तो माइनस प्लस हो गया। चलिए ठीक है, इतना हो गया तो आपको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बटा में तो 305 में 18 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, तो 323 हो जाएगा y, और -12 में जब 83 को जोड़िएगा हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो ये 1 और ये हो जाएगा 77, यानी कि प्लस 171 हो जाएगा इक्वल टू 1 बटा में 9 और 10 मिलके कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। और हमको x का वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 323 इक्वल टू 1 बटा में 19। अब 19 से देखिए कि 323 जो है ना वो कितने मरतबे करता है, ठीक है। तो 19 कितना हो जाएगा, 19 से कम 19 और इधर 13 तो 13 चल गया तो 133, तो 19 से 133 19 के पढ़ा में कितने मरतबे होता है, तो 19 सत्ते 19 सत्ते होता है 133, यानी कि 17 मरतबे कट जाएगा। 19 से 323 कितने मरतबे कटेगा, 17 मरतबे, और गुना करेगा तो x इक्वल टू मिल जाएगा 17। तो x का जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 17। उसी प्रकार y के लिए सॉल्व करेंगे तो y बटा में हो जाएगा 171 इक्वल टू 1 बटा में 19, और 19 से 171 कितने मरतबे 9 मरतबे, यानी कि y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को फाइनल मिल गया 17 और y का वैल्यू मिल गया 9, यानी कि जो आयत यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो आयत का लंबाई 17 है और चौड़ाई कितना है, तो 9 दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से नहीं बनेगा, चौड़ाई जो है ना इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो लंबाई कितना आ जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा 17 और चौड़ाई कितना आ जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से चौथा नंबर जो 4 नंबर क्वेश्चन था तो उसके 5वें नंबर क्वेश्चन को भी हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो जो आप लोग का एक्सरसाइज 3.5 था तो वह इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। और आई होप कि आप सभी को जो ब्रज गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करना होता है तो इन सभी क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझ चुके होंगे और सीख भी चुके होंगे कि कैसे ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि 3 एक्सरसाइज जो 3.6 है तो उसको रैखिक समीकरण से ही सॉल्व करना है। तो कोई भी उसको विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।